तो चुनाव आयोग ने आज झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को 288 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 20 नवंबर को दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 तारीख को आएंगे। हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ हैं, नीतीश चंद्रा, राजेश कुमार मुंबई से, रुचि जी हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये चुनाव जो है अपने आप में महाराष्ट्र की खासतौर से बात करें, कई राजनेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की दशा और दिशा और कद तय करने वाला है, बेहद महत्वपूर्ण। निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि लोकतंत्र में कोई भी विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो समझा जा सकता है कि एक तरफ तो पॉलिटिकली इतना वाइब्रेंट स्टेट, दूसरी तरफ का इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई वो उस महाराष्ट्र में आता है, तो समझा जा सकता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए कैसी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि महाराष्ट्र में किसी भी हाल में उसकी सरकार बने। और दोनों ही पक्षों के लिहाज से अगर बात करें तो मौजूदा बीजेपी गठबंधन की सरकार, उसकी पूरी कोशिश होगी कि अपनी सरकार को रिटेन करे। दूसरी तरफ अपोजिशन ये पुरजोर ताकत लगा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर वो बड़ा सेटबैक, बड़ा उलटफेर बीजेपी को देने में सफल रहा है, झटका देने में सफल रहा है, तो फिर हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अपोजिशन का जो मोराल एकदम से डाउन है, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा उठा था, उसमें फिर से एक देवेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। महाराष्ट्र का चुनाव इस वक्त काफी दिलचस्प है और राजेश के साथ वहां पर उनके साथ एक नेता भी मौजूद हैं। राजेश। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है कि जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में रिजल्ट्स देखे, उसको लेकर पार्टियां अलग अलग ख्याल अपने मन में बना के बैठी हैं कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। ऐसे में एक चरण में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, महाराष्ट्र का जो हेडक्वार्टर बीजेपी का, और वहां पर कई नेता मौजूद हैं। कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो मौजूद हैं। एक चरण में चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी कैसे देखती है इसको? मैं तो पहले निर्वाचन आयोग को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, और मैं कह सकता हूं कि निर्वाचन आयोग को और महाराष्ट्र के शासन को कि महाराष्ट्र शासन तैयार है कि एक दिन चुनाव कराएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है कि हम एक दिन चुनाव करा रहे हैं, नहीं तो कहीं 2 कहीं 3 ऐसे हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में हुआ, लेकिन यहाँ एक दिन चुनाव हो रहा है। ये सब बड़ी उपलब्धि महाराष्ट्र सरकार की है। अपोजिशन पार्टियां जो है महाविकास आघाड़ी, वो कहेंगे कि उनके प्रेशर में ऐसा हुआ है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जिस तरीके से 7 चरणों में यहाँ हुए थे, विपक्षी मैं आपको इस वक्त राजेश रोकूंगी। एक और अपडेट आ रही है कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव रोका गया है। मिल्कीपुर को लेकर चुनाव याचिका डाली गई है और इसीलिए ये उपचुनाव मिल्कीपुर में रोका गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों रोका गया है, क्या वजह रही है, अपडेट के साथ रुचि जी हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि जी। अयोध्या सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक पिटीशन डाली गई है, इसलिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि आप देखेंगे कि बीजेपी की तैयारियां जबरदस्त हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करीब 4 से 5 वहां रैलीज कर चुके हैं, रोजगार मेला लगा चुके हैं, तो तैयारी वहां पूरी है। लेकिन फिलहाल जो मिल्कीपुर सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट आप कह सकती हैं इन 10 सीट्स में से एक, क्योंकि अयोध्या उससे जुड़ा है और अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट में आता है जहां बीजेपी अभी हार गई थी। तो बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा की सीट थी, लेकिन फिलहाल इसकी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने वहां अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा वहां चुनाव का। जी पिनाज। जी रुचि जी, इसके पीछे वजह क्या है? इस याचिका में क्या कहा गया है, क्या कहकर चुनाव को रोकने की मांग की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष इससे मुद्दा तो जरूर बनाएगा, क्योंकि अयोध्या को जिस तरह से वो अपनी कामयाबी एक ट्रॉफी के तौर पर पेश करता रहा है इस सीट की जीत को। कि जो पिटीशन है उसका बहुत ज़्यादा डिटेल चुनाव आयोग ने नहीं शेयर किया कि किस वजह से 9 सीट्स पर तो डेट्स का ऐलान कर दिया गया, लेकिन 10वीं सीट पर ऐलान नहीं किया। अब जाहिर है विपक्ष तो ये कहेगा कि बीजेपी घबराई हुई है विपक्ष से, समाजवादी पार्टी से, क्योंकि अभी 2024 में ये सीट अयोध्या की, फैजाबाद की बीजेपी से छीन ली थी समाजवादी पार्टी ने। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब भी चुनाव होगा हमारी पूरी तैयारी है। और मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट में चुनाव ना कराने की, उपचुनाव ना कराने की क्या वजह बताई है, आइए सुनते हैं। यूपी की 10 सीटें थी, 10 की 10 होंगी, 9 किया है। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन, देयर इज एन इलेक्शन पिटीशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस। 10 सीटें थी ना,
Milkipur also is under election. So let me say it that way. जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। चलिए, तो बशीरहाट और मिल्कीपुर ये 2 सीटों पर इलेक्शन पिटीशन है, जिसकी वजह से चुनाव अभी नहीं हो रहा है। रुचि जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, अब कह रहे हैं कि बीजेपी ने हालांकि उम्मीदवार का ऐलान वहां नहीं किया, लेकिन तैयारियां जबरदस्त हैं। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद, जो वहां के विधायक थे, सिटिंग 9 बार के वो विधायक हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट वहां से दिया है। तो तैयारियां हैं, लेकिन अब सबको इंतजार रहेगा कि अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट पे आखिर उपचुनाव कब होगा, क्योंकि 10 सीटों पे जैसा मैंने बताया कि सबसे ज्यादा नजर इसी सीट पर थी, क्योंकि ये अयोध्या में आती है और अयोध्या ऐसा नाम है जिससे बीजेपी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। तो अब इस सीट पर कब चुनाव का ऐलान होता है, सबको इंतजार होगा। लेकिन जो 9 सीट्स हैं उस पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां की हैं। 9 सीट्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जा चुके हैं, हर जगह रोजगार मेला लग चुका है और ये सारी बिल्कुल रुचि जी, विपक्ष की तरफ से इस पर रिएक्शन तो जरूर ही आएगा, इस मुद्दा तो जरूर ही बनाएंगे, जैसे आप भी कह रही हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आपके पास जानकारी है कि चुनाव पिटीशन क्या है जिसकी वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव जो है वो टाला गया है? देवेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं जानना चाहूंगी आपके पास इस खबर पर कोई डिटेल फर्दर मौजूद कि ये इलेक्शन पिटीशन क्या है, किसने डाली है, इसके डिटेल्स कि क्यों ये उपचुनाव रोका गया है? जी, आपने चुनाव आयोग की जो बात सुनी, हमने भी बस अभी उतना ही सुना है कि चुनाव आयोग ने जो बताया है। अब इसके पीछे क्या, कौन सी याचिका है, किस वजह से रोका गया, इसके बारे में जाहिर तौर पे आपने सुना कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन उस पर ज़्यादा नहीं दिया गया। तो जितना बोला गया है बस अभी उतनी ही जानकारी। चलिए, अभी शुरुआती दौर में इतनी ही जानकारी है कि मिल्कीपुर को लेकर इलेक्शन पिटीशन डाली गई है, जिसकी वजह से उपचुनाव जो है मिल्कीपुर सीट पर नहीं हो रहे हैं। और ऐसी ही एक पिटीशन जो है वो बशीरहाट को लेकर भी डाली गई है और बशीरहाट में भी वहां पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहा है। बाकी तमाम जगह जहां जहां उपचुनाव होने थे वहां पर उपचुनाव होंगे। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार मौजूद हैं। राजेश, यहां पर एक ही चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, लेकिन अब हरियाणा के जिस तरह के नतीजे आए हैं उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी की जो बार्गेनिंग पावर है वो काफी कुछ बदल चुकी है। बिल्कुल, हरियाणा के रिजल्ट्स आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा बार्गेनिंग पावर यहां पर बदली है। और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो अपने दलों के साथ हो या विपक्षियों के बारे में बात करना हो, किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे। जो योजनाएं पिछले 2.5 सालों में इस सरकार ने रखी हैं, महायुति सरकार ने की हैं, उन बातों को रख रहे थे। आज ही हमने एक पेपर में ऐड देखा, पिनाज, उसमें साफ दिख रहा था लाडकी बहन योजना, जिसके बारे में तीनों दल जो थे वो एक तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अभी भी महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा जनाधार है। ये अपने साथी दलों के साथ साथ विपक्षी दलों को भी बताने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो हरियाणा चुनाव के बाद अगर बार्गेनिंग पावर किसी की घटी है यहां पे तो वो कांग्रेस की घटी है। और शिवसेना यूबीटी ने इसका बड़ा फायदा उठाया। जिस तरीके से उनके बोल बदले, जिस तरीके से सीट बंटवारे की मीटिंग्स में उन्होंने अपनी बातें रखी, जो बातें निकलकर सामने आई उसमें यही सामने आया कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बैकफुट पर आई है। और शिवसेना जो उनकी सहयोगी दल है, यूबीटी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो लगातार ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और इस बात का हवाला दे रही है कि राष्ट्रीय पार्टी अगर बनना है, आपको इस खेल में रहना है, तो रीजनल पार्टीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। जी चलिए, तो जो लोकसभा चुनावों के नतीजे से उनसे क्या कुछ इंटरप्रिटेशन है वो भी समझेंगे देवेंद्र से। नीतीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, 2 चरणों में चुनाव होगा, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ इक्वेशन आपको ग्राउंड जीरो पर वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, 2 चरणों में चुनाव की जो बात है उससे लगभग सभी दल झारखंड में सहमत हैं। पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 5 चरणों में चुनाव हो रहे थे। विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक था। बावजूद जब चुनाव आयोग के अधिकारी अभी कुछ दिन पहले तक आ रहे थे झारखंड में, तो राजनीतिक दलों का जो प्रतिनिधि मंडल था उनसे जब उनकी बात हो रही थी तो हर दल यही कह रहा था कि नवंबर में 15 नवंबर के बाद चुनाव हो तो बेहतर होगा, कम चरणों में चुनाव होना चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि लगभग सभी दल इसको लेकर जाहिर है इससे खुश होंगे। और इसकी एक वजह यह भी है कि देखिए, बिहार और झारखंड में जो छठ का पर्व होता है उसमें काफ़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से लोग वापस अपने घर लौटते हैं। 8 नवंबर को छठ है और इसके बाद जाहिर है कई लोग इंतजार भी करते हैं। और इसके ठीक बाद चूंकि चुनाव होगा 1 हफ्ते के बाद, तो ऐसे में इस बात को भी ध्यान में रखकर राजनीतिक दलों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जो पर्व है उसके आसपास रखा जाए वोटिंग का तारीख, तो इसको लेकर फायदा होगा। दूसरी बात कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस होता है। खासतौर से जेएमएम जो है इसको एक बड़े समारोह के तौर पर मनाती है। तो जेएमएम ये भी चाह रही थी कि 15 नवंबर जो स्थापना दिवस है उसके बाद की कोई तारीख हो। तो जो 2 चरणों का चुनाव है, ये सही है कि नक्सल प्रभावित इलाका है झारखंड, लेकिन पहले 5 चरणों में होता था। लेकिन ये लगभग पहले से तय माना जा रहा था कि 2 चरणों में इस बार चुनाव होंगे। और चुनाव आयोग के अधिकारी भी जब यहाँ आ रहे थे तो वो भी इस बात के संकेत दे रहे थे। तो मोटे तौर पर जो घोषणा हुई है चुनाव आयोग की, उससे लगभग सभी दल जो है एक तरह से सहमत हैं। देवेंद्र, महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी जाहिर सी बात है हरियाणा के नतीजों के बाद जो है थोड़ा फ्रंट फुट पे आई है, क्योंकि लोकसभा के नतीजे उसके हक में उस तरह से नहीं गए थे, चाहे वो उसका स्ट्राइक रेट हो। लेकिन एक पेच सिर्फ सीटों के नंबर को लेकर नहीं, सीएम फेस को लेकर भी फंसा हुआ है, जिसकी वजह से पिछली सरकार भी चली गई थी। और पिनाज, एक अपडेट आपको दे दूं मिल्कीपुर के बारे में जो आप पूछ रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जो कि सपा के तब उम्मीदवार थे, उस चुनाव में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, चुनाव में हारने के बाद उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और उसका निपटारा अभी नहीं हो पाया है। इस लिहाज से इस चुनाव का ऐलान अभी नहीं किया गया है। लाजमी तौर पे उसका पहले वेट करना होगा, उसमें जो नतीजा आ जाएगा उसके आधार पर फिर इस चुनाव के बारे में कोई भी फैसला किया जाएगा। तो अभी जो उपचुनाव मिल्कीपुर का नहीं हुआ है, वो पिछले विधानसभा चुनाव के जो इलेक्शन पिटीशन है वो अभी पेंडिंग है, उस पर नतीजा नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला दोनों ही पक्षों के लिहाज से था। लेकिन बीजेपी का होमवर्क इस मामले में काफ़ी पहले से, यानी कि एडवांस स्टेज में आता नजर आया था, क्योंकि होमवर्क उनका बहुत पहले शुरू हो गया था और उस लिहाज से लगभग एक सहमति बनती नजर आ रही है। हालांकि आखिरी समय तक आप देखेंगे कि शिंदे गुट की तरफ से ये खबरें आएंगी कि हमें कुछ और सीटें चाहिए, अजीत पवार की तरफ से कुछ आएगा कि हमें कुछ और चाहिए, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत चलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोटे तौर पर एक सहमति बन गई है और 150 से 160 सीट के आसपास कहीं बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 80 के अराउंड में शिंदे गुट को दिया जाएगा, 40 के आसपास अजीत पवार के पास रहेगा। तो कुल मिलाकर इसी रेफरेंस नंबर्स के आधार पर कुछ सीटें ऊपर नीचे ये बीजेपी गठबंधन इस चुनाव को लड़ने जा रहा है। और उनमें से हमें जो जानकारी मिली, बीजेपी को जिन सीटों पे चुनाव लड़ना है उनमें से 90% से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी लगभग सहमति मन बना चुकी है कि किस उम्मीदवार को वहां पे टिकट दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वो नाम जाएंगे, मुहर वहीं लगेगा। लेकिन मोटे तौर पे प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक के बाद दिल्ली में जब बड़े नेताओं के साथ कल बैठक हुई थी तो उस बैठक में लगभग सहमति बना ली गई है। बिल्कुल, राजेश के पास चलते हैं। तो बीजेपी के खेमे से खबर थी राजेश, कांग्रेस ने 3-3 सर्वे कराए हैं, 110 से 120 सीटें मांग रही है, कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा इस हफ्ते के भीतर भीतर। लेकिन अंदर खेमे से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? कांग्रेस हरियाणा हारने के बाद स्थिति में है कि वो अपनी डिमांड रख सके? देखिए, अगर हरियाणा चुनाव के रिजल्ट्स आने के पहले की अगर हम बात कर लें पिनाज, तो उसके पहले कांग्रेस यहां फ्रंट फुट पर दिख रही थी, लगातार अपने साथी दलों पर प्रेशर बना रही थी कि उसका प्रदर्शन जो है लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतर रहा है और वो 100 से ज्यादा सीटों की लगातार मांग कर रही थी और कमोबेश जो उसके साथी दल थे उसकी बात मान भी रहे थे। लेकिन जैसे ही हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया और कांग्रेस को सेटबैक लगा, उसके बाद से चीजें जो हैं वो बदली हैं यहां पर। और कांग्रेस इस वक्त और महाविकास आघाड़ी इस वक्त तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कितने सीटें लड़ेगा। वहीं अगर महायुति की हम बात करें तो आज ही 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था जिसमें सीटों का ऐलान होने वाला था कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया है और बताया जा रहा है कि कल
ये साफ हो जाएगा महायुति की तरफ से कि कौन सी सीटें बीजेपी कितनी लड़ेगी, साथ ही कौन कौन सी सीटें लड़ेगी। वहीं एकनाथ शिंदे कितनी सीटें लड़ेंगे, कौन कौन सी सीटें लड़ेंगे और अजीत पवार कितने कैंडिडेट्स इस चुनाव में खड़े करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के हल्के से यह भी खबर आ रहा है कि 16 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और 16 की रात को करीब करीब 90% जो इनके कैंडिडेट्स हैं उनके नाम की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। तो बीजेपी कॉन्फिडेंट दिख रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी में अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पिनास, बिल्कुल ऊहापोह की स्थिति तो है, लेकिन सीटों पर भले ही सहमति जो है वो बन गई हो, लेकिन यहां पर दिक्कत सीएम फेज को लेकर भी है। राजेश, उस पर भी बात करेंगे। रुचि जी हमारे साथ हैं। रुचि जी, यूं तो उपचुनाव है और 9 सीटों पर ही है, लेकिन इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है 2027 से पहले। देखिए, इसलिए देखा जा रहा है कि क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए अभी 2024 में, उसमें यूपी में जो नतीजे आए वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे। तो इन जो 10 सीट्स पे वैसे उपचुनाव होना है, अभी 9 का ऐलान हुआ है, तो ये 9 सीट्स बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, क्योंकि अब इसको हर हाल में बीजेपी को यहाँ अच्छा प्रदर्शन करना है। और इसमें सबसे बड़ी सीट मिल्कीपुर है, जहाँ अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि मिल्कीपुर की सीट अयोध्या में आती है। और जो फैजाबाद है लोकसभा, वो बीजेपी हार गई। अवधेश प्रसाद वहां से एमपी बन गए, वो यहाँ से विधायक थे मिल्कीपुर से। तो बीजेपी हर हाल में ये सीट जीतने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी है। और जो 5 सीट समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में जीती थी, उन पर भी बीजेपी सेंध लगाना चाहती है कि उनमें से 1-2 सीट्स अपने कब्जे में कर ले, क्योंकि जैसे करहल है वो बीजेपी को पता है कि बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए जीतना। इस तरह से 2-3 सीट्स तो उसको मुश्किल लग रही है, लेकिन बाकी सीट्स लग रहा है कि मेहनत करेंगे तो हम जीत सकते हैं। तो इस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत इन चुनाव में लगा रखी है। जी पिनाज, बिल्कुल, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक-एक सीट पर 1-2 बार नहीं कई बार जा रहे हैं और खुद वो एक-एक सीट पर जो है वो रिपोर्ट अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से हासिल कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनकी साख की लड़ाई है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में किस नेता का कद क्या होगा, किस पार्टी की क्या हैसियत होगी, किसकी राजनीति कितनी आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ सिर्फ सरकार और सीएम ही नहीं चुना जाएगा, ये सब कुछ भी ये नतीजे तय करने वाले हैं। इस बीच रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा है। जनता विकास के नाम पर महायुति को जिताएगी, जैसा हरियाणा में हुआ। Maharashtra elections are due, and it is imperative to have the assembly formation before 26th of November. And I am very happy that the Election Commission has announced the poll dates today. 20th November will be the polling, and 23rd will be the counting. And I am very sure that in Maharashtra we will, as a Mahayuti, consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena, and the NCP, we will do very well. And with the kind of good schemes, the good work, and the development and the infrastructure which has been created in Maharashtra, the people will definitely want to go for development, good work, and of course the leadership of Prime Minister Narendra Modi, which has led the NDA to a victory for the 3rd time, as well as the fact that we have recently seen in the polls in Haryana and in Jammu and Kashmir, the people have voted for good work and development. चुनाव के ऐलान के बाद शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने क्या कुछ कहा, ये वो भी सुनवाते हैं। मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है, और इंतज़ार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है, तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है। चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। चलिए, तो
सिंगल फेस से भी खुश नहीं, डबल फेस भी हो तो भी खुश नहीं, तो विपक्ष को कुछ ना कुछ कमियां निकालनी होती हैं। राजेश हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं और यहाँ अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजेश, बीजेपी दफ्तर के बाहर तो अभी से ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। उत्साह चुनाव के उत्सव का या अति उत्साह? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जश्न के माहौल जैसा है। चुनाव की घोषणा हुई है, हालांकि रिजल्ट अभी तक आए नहीं, लेकिन ऐसा माहौल हम जब रिजल्ट आता है तब देखने को मिलता है। इससे आप समझ सकती है पिनास कि बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है, बीजेपी कितनी आत्मविश्वास से भरी है। चुनाव की घोषणा हुई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी की भी व्यवस्था हम देख रहे हैं कि यहाँ पर की गई है। और इन सब के पीछे बहुत बड़ी वजह है हरियाणा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं पिनास, उसको लेकर बीजेपी उत्साहित है। जो बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना है कि बीजेपी को लग रहा है, बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस बार फिर से वो सरकार बनाने जा रही है। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और कृपा शंकर सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृपा शंकर सिंह जी, ये इस तरीके से तो इस तरीके के ढोल नगाड़े तो हम देखते हैं जब चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं, पार्टी जीत जाती है, तब बजते हैं ऐसे ढोल नगाड़े। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि वो 20 नवंबर इतना जल्दी आ जाए। और आज अनाउंस डिक्लेयर हुआ है तो लोग, हमारे 2-3 विधान परिषद के सदस्य बने हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, महिला मोर्चा का अध्यक्ष है, उनकी खुशी में आज ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लोग स्वागत। 2 हफ्ते पहले तक तो हम तो देख रहे थे कि इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, तो क्या हरियाणा का चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उसने एक नई ऊर्जा दी है आप लोगों को? नहीं, वो तो है, ऊर्जा तो मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। सीट तय हो गया, कौन कितने सीटें लड़ेगा? मतलब बीजेपी को जितना लड़ना है बीजेपी लड़ेगी, शिवसेना को तय हो गया है क्या? आप अनाउंस करें? करीब तय हो गया है, जल्दी अनाउंस हो जाएगा। सीएम फेस बहुत कौन बहुत होगा? शुक्रिया। तो सब कुछ तय है भारतीय जनता पार्टी में। सीएम फेस कौन होगा? राजेश, ठीक है, सीटों का इक्वेशन तो तय हो गया है, लेकिन सीएम को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर, सीएम के उसको लेकर असमंजस की स्थिति है या फिर क्लियर हो गया है सब कुछ, वहां भी मामला? देखिए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे गुट हो या फिर अजीत पवार, उनकी तरफ से एक ही जवाब आता है कि हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री बाद में कौन होगा, चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद कौन होगा, इस बारे में कोई भी जवाब नहीं देता है। तो इतना साफ है कि बिना चेहरे के, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के महायुति जो है वो चुनाव में जाने वाली है, क्योंकि कोई अभी तक तय नहीं है कि आखिर चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो महायुति की तरफ से कौन कैंडिडेट चुनाव जीतने के बाद सामने आता है। पिनास, बिल्कुल, देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बीजेपी हमेशा बिग ब्रदर बनना चाहती थी महाराष्ट्र में, पिछली बार के नतीजों ने उसे बनाया भी, लेकिन फिर सरकार से दूर हुई। अभी फिलहाल की मौजूदा स्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद शिंदे का कद अलहदा हो गया है। पहले वो गठबंधन सरकार के बनाए हुए मुख्यमंत्री थे, अब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो अपने आप को सीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो माना यह जा रहा था कि शायद बीजेपी के लिहाज से एक शिंदे बर्डन हो गए हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, और हालांकि नतीजों से पहले आप देखें तो जब सीटें दी गई थी तो उनमें से शिंदे के कोटे में जो सीट थी उनमें से 3 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि शिंदे जिनको देना चाहते थे अपनी पार्टी के नेता को, उसको ना देके बीजेपी ने किसी और उम्मीदवार को टिकट दिलवाया और उन उम्मीदवारों की हार हुई। इसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेहतर था। तो अगर वो सारे अपने कैंडिडेट्स लेके गए होते तो समझा जा सकता है कि लगभग 10 के आसपास उनके सांसद होते और वो स्ट्राइक रेट कितना बड़ा होता। और उसके बाद से ही शिंदे ने ये बताना शुरू किया कि किस प्रकार से जो राजनीतिक जमीन उनको महाराष्ट्र में दी गई है उसको वो और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और थोड़ा सा असर्टिव नजर आए, कई सारे ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में इस बात को लेकर जानकारी सामने आती थी कि उनको और देवेंद्र फडणवीस के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है, लेकिन शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पे जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी ये ज़रूर कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रेट लेकर आएँ और ज़्यादा सीटें लेकर आएँ, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पे कि चुनावी नतीजे कैसे आते हैं, क्योंकि बीजेपी लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लगभग शिंदे के दुगुना ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ऐसे में उसके पास ज़्यादा विधायक होंगे और बीजेपी ये ज़रूर चाहेगी कि चुनाव के बाद अगर सरकार बनने का उसको कंफर्टेबल मार्जिन के साथ मौका मिलता है तो वो अपना मुख्यमंत्री देना चाहेगी। इसमें
कोई दो राय हो ही नहीं सकता, अभी भले ही जो कुछ कहा जाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि चुनाव से पहले बीजेपी ऐसे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहेगी, किसी डिबेट में नहीं पड़ना चाहेगी, किसी नैरेटिव में नहीं पड़ना चाहेगी, और उसकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि महाराष्ट्र में सरकार बने। एक बार जब सरकार बनाने लायक आंकड़े आ जाएं और तब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देना चाहे, वो अलग बात होगी। लेकिन प्राथमिकता के लिहाज से तय मानिए कि पहली प्राथमिकता बीजेपी के लिए भी यही होगी कि सरकार बन जाए, क्योंकि अगर चुनाव से पहले ही ये मैसेज गया कि आपस में बहुत लड़ाई हो रही है, या फिर जो मराठा सेंटीमेंट है, या फिर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का जो सेंटीमेंट है जो कि शिंदे के साथ भी जोड़ा जाता है, उनको बीजेपी किसी तरह से हर्ट करेगी, तो फिर चुनाव में उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और बीजेपी ये खतरा कतई मोल नहीं लगी। ऐसे में जो मुख्यमंत्री, क्योंकि शिंदे हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव में जा रही है। एक बार नंबर्स आ जाएंगे और सरकार बनाने की स्थिति आएगी, फिर राम जाने की क्या नतीजा होगा। फिर बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। राजेश, ठीक है, बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी चल रही है, वहां लगभग चीजें तय हो गई हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में काफी खींचतान है और यहाँ तक कि अजीत पवार को लेकर, उनकी उपयोगिता और वफादारी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। तो क्या उनको लेकर भी कुछ घर वापसी की ऐसी कुछ अटकलें भी हैं, या फिर ठीक है, इस बार बता दिया है यहाँ पर शरद पवार ने कि मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ हूँ? देखिए, अजीत पवार के वापस लौटने की जो खबरें हैं वो महज अटकलें हैं। अगर अभी की राजनीतिक स्थिति हम देखें महाराष्ट्र की, तो ये सिर्फ अटकलें हैं। शरद पवार लगातार इशारे कर रहे हैं, अजीत पवार पे वो तीखा हमला भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टी के जो दूसरे नेता होते हैं वो फिलर्स भी भेजते हैं कि किसी को भी वापस पार्टी में लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में फिनाज, उसमें यही लग रहा है कि महायुति के तीनों दल जो हैं वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से तमाम जो कैबिनेट ने निर्णय लिए हैं, चाहे वो लाडकी बहन योजना का निर्णय हो, या फिर मुंबई के लिए एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है, पांचों टोल टैक्स जो है, एंट्री पॉइंट उसके टैक्स जो है वो माफ किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस निर्णय के साथ तीनों पार्टियां, जो तीनों महायुति की पार्टियां, वो एक साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। अजीत पवार पर कई बार ये इस तरीके के सवाल भी पूछे गए कि आप कैबिनेट की मीटिंग से बहुत जल्दी निकल के चले जा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की हिंदुत्व की राजनीति उसमें आप असहज महसूस कर रहे हैं। उसमें अजीत पवार ने साफ कहा कि कोई भी स्थिति में वो इस गठबंधन से बाहर नहीं जाने वाले हैं और वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे।